हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को। इसमें हमने देखो क्या क्या कर लिया था। हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा को, समाकलित वेग समीकरण को। दो तरह की बताई थी मैंने आप लोगों को, एक बार तो दोनों सेम सेम हो और एक बार दोनों डिफरेंट हो। तो हमने पहली कंडीशन कर ली है जब दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हो, जब अभिकारक अणु समान हो। इसके बारे में सब कुछ कर चुके हैं हम। समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसका हाफ लाइफ पीरियड मतलब अर्ध आयु काल, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मैंने कल करवाए थे आप लोगों को। उन्हीं में से आपको किसी भी एक तरह का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, या तो मतलब जो भी आपको फॉर्मूले में वैल्यूज मिलेगी या जो भी फॉर्मूले में क्वांटिटीज होगी, उनमें से एक क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटीज की आपको वैल्यू गिवन कर दी जाएगी। तो आपको रिमेनिंग जो भी क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मान ज्ञात करना पड़ेगा। इतना हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज बात करेंगे दूसरे प्रकार की विक्रिया पर, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। वह स्थिति हम डिस्कस करेंगे आज जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु भिन्न भिन्न हो। तो पहली कंडीशन कर चुके हैं हम, आज करेंगे हम सेकंड कंडीशन। नाम क्या होगा भाई? जब अभिकारक अणु भिन्न हो, जब अभिकारक अणु भिन्न हो मतलब when reactant molecules are different, आई बात समझ में? when reactant molecules are different। देखो भाई इसमें होगा क्या, वापस से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? इसकी समाकलित वेग समीकरण की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करेंगे। हाँ, आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम निकालते हैं उसके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, वेग नियतांक का फॉर्मूला। जहां भी हमें वेग नियतांक का फॉर्मूला मिलेगा वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? उसका रेट कांस्टेंट या उसकी समाकलित वेग समीकरण हो जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, तो पहले हम मानते हैं एक रिएक्शन लेकर चलते हैं हम। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया है, तो रिएक्शन भी कौन सी मानेंगे भाई? हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया मानेंगे। माना कि पहला अभिकारक ए प्रकार का हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? बी टाइप का होना चाहिए। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बदल गए रिएक्टेंट। पहली कंडीशन में क्या था? ए भी सेम बी भी सेम, मतलब दोनों के दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या थे? सेम सेम थे। यहाँ पर दोनों डिफरेंट हो गए। अगर पहला ए टाइप का है तो सेकंड वाला डेफिनेटली बी टाइप का होगा, मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए। दोनों ने रिएक्शन की और किसी प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर लिया, उत्पाद बना लिया। अब वापस से क्या बोलते हैं? टी बराबर 0। माना कि इसकी जो कंसंट्रेशन है या प्रारंभिक सांद्रता है उसको ए मान लिया, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बी। अब देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बदल चुके हैं, अभिकारक अणु बदल गए, तो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन भी बदल चुकी होगी, चेंज हो चुकी होगी। पहले को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और सेकंड को मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। बोलो सही है कि नहीं है? आपको पता है T बराबर 0 पर कभी भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, शुरू नहीं होती। तो ऑलवेज जो प्रोडक्ट होगा वह कितना रहेगा? 0 रहेगा। अगर T इज इक्वल टू टी टाइम की बात करें, अब T कुछ भी हो सकता है, मतलब अभिक्रिया होने देने के कुछ समय बाद हमने चेक किया कि X सांद्रता माना कि कहाँ जा चुकी है? P के पास जा चुकी है। तो इधर से कितना कम हो गया? इसमें से भी कम हो गया a माइनस एक्स और इसमें से भी कम हो गया x। तो ये बचेगा a माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा? b माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो इतना ही करते थे। पहली वाली कंडीशन में बस क्या था? दोनों सेम सेम टाइप के थे, तो यहाँ भी a माइनस एक्स आया था और यहाँ भी a माइनस एक्स आया था। अब यहाँ पर बदल गया
तो इधर की तरफ a माइनस एक्स और इधर की तरफ b माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, t समय पर वेग नियम। और बताओ टी टाइम पर इसके लिए क्या लिखना है, हमें वेग नियम लिखना है। रेट लो एट टी टाइम, टी टाइम पर रेट लो लिखना है। रेट लो लिखने का तरीका आपको पता है, या तो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से लिख दो या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से लिख दो, या तो उत्पाद की सांद्रता से या अभिकारक की सांद्रता से। माना कि हम किसकी सांद्रता से लिखना चाहते हैं, उत्पाद की। टी टाइम पर इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स है। चेंज के लिए क्या लगाना है, डी लगाना है। और नीचे की तरफ किसका चेंज आएगा, टाइम का चेंज, समय में परिवर्तन। प्रोडक्ट को यूज किया है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा भाई, प्लस, क्योंकि आप जानते हो प्रोडक्ट रिएक्शन में धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब टी टाइम पर इस वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है भाई, a माइनस एक्स। इस वाले के लिए कंसंट्रेशन कितनी है, b माइनस एक्स। जरा चेक कर लेते हैं क्या यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बनी क्या। आ जाओ, मैंने चेक करने का तरीका बताया था कि किसी भी रिएक्शन के रेट लो में जो टोटल पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ भी हमें वन नजर आया, यहाँ भी हमें वन नजर आया। ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, दोनों सांद्रता के पद हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। पता है मैंने स्टार्टिंग का डेरिवेशन कराया था, है तो सांद्रता दोनों, तो दोनों को ऐड कर दोगे मतलब पावर कितनी निकल कर आई, 2 निकल कर आई। तो यह जो रिएक्शन है वह कौन सी कोटि की हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। आ गए बात समझ में भाई, आगे बढ़ो। इसको जब हम हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये मैंने कांस्टेंट लगा दिया K2। अब देखो K2 पहले भी आ चुका था तो मैंने इसको क्या बोल दिया, K2 डैश बोल दिया। और किसी को कोई दिक्कत, तू तो किसको बताएगा कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन का है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का है। डैश क्यों लगाया, क्योंकि K2 को हम पहले भी यूज में ले चुके हैं जब हमने सेम वाली कंडीशन की थी। इधर की तरफ हो गया a माइनस एक्स और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। आ गई बात समझ में। इसे क्या कहते हैं भाई, अवकलित वेग समीकरण या डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, इस डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, इस अवकलन की फॉर्म में है। आगे जब ये आ जाती है उसके बाद फिर हमारा काम क्या होता है, कंसंट्रेशन की और टाइम की, सांद्रता की और समय की, दोनों के पदों को अलग अलग करना, दोनों की टर्म्स को आइसोलेट करना। तो हमने dx को देखा, बताओ किसकी टर्म है ये, किसकी टर्म है भाई, ये कंसंट्रेशन की टर्म है। यहाँ पे चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। वैसे सब जानते हैं कि जो K2 है वह है द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक, द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात समझ में। अभी क्या करेंगे भाई, आइसोलेट करना है। dx किसकी टर्म होती है, कंसंट्रेशन की। ये तो टाइम की टर्म है, ये कांस्टेंट है। a माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन और b माइनस एक्स भी कंसंट्रेशन, दोनों के दोनों क्या है, सांद्रता के पद है। तो इनको मैं नीचे की तरफ लेके आ गया, उधर की तरफ मल्टीप्लाई में थे तो इधर की तरफ आके किसमें हो जाएंगे भाई, डिवाइड में। इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं इधर की तरफ लेके गया तो किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। होगी इक्वेशन। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना पड़ता है भाई, समाकलन करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर दो आप इसका।
ये सबसे पहले क्या लगाना है, इंटीग्रेशन लगाना है, dx और ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा b माइनस एक्स। ठीक, इधर की तरफ अब देखो k2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा dt। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ध्यान से, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, और आपको पता है ये एक डिफरेंट वेरिएबल है और ये भी डिफरेंट वेरिएबल है, मतलब दोनों के दोनों चर हैं। ये भी चर नजर आता है और ये भी चर है। जब दो वेरिएबल इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, दो वेरिएबल, दो डिफरेंट वेरिएबल किसी इंटीग्रेशन में आ जाता है, तो फिर उनका इंटीग्रेशन इजीली नहीं कर पाते हैं, हमें ट्रिक लगानी पड़ती है। बिना ट्रिक के आप इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, समाकलन नहीं कर सकते। तो ट्रिक पर आते हैं, क्या ट्रिक लगाएं, इनको हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, हमें इनको चेंज करना पड़ेगा, मतलब ऐसी कंडीशंस या ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे ये दोनों वेरिएबल आइसोलेट हो जाए। किसके द्वारा अलग हो जाए भाई, प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा अलग अलग हो जाए, ताकि हम इसका समाकलन आसानी से कर सकें। तो वही ट्रिक लगानी है। देखो भाई मैंने इसको उठाया, अब इस पर ट्रिक लगाना चाहते हैं भाई, ध्यान से देखना इस ट्रिक को। आप लोगों ने, मैथमेटिक्स वाले बच्चों ने तो बहुत बार लगाई होंगी, लेकिन बायो वाले बच्चों ने नहीं लगाई होंगी, तो वो ध्यान से देखें भाई। मैंने क्या किया, मैं इनको अलग अलग करना चाहता हूं, तो पहले तो मैंने इनको अलग अलग कर लिया। ये लो भाई, पहले मैंने लिख दिया b माइनस एक्स, कुछ भी कर दो, a माइनस एक्स कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर मैंने कर दिया a माइनस एक्स, पहले मैंने b माइनस एक्स किया, फिर मैंने क्या कर दिया, a माइनस एक्स कर दिया। अब ये अलग से टर्म होगी, ये अलग से टर्म होगी, बताओ दोनों पद अलग अलग होगी, तो इनका समाकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन हमने झांका, क्या ये इसके बराबर है क्या, जो हमने ये लिखा क्या ये इसके बराबर है क्या, सोल्व किया इधर की तरफ, बताओ सोल्व करते इसको, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे आप तो बताओ कितना आंसर आएगा, इतना आएगा। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या भाई, a माइनस एक्स बचेगा, ये माइनस बीच वाला, इससे कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या भाई, b माइनस एक्स बचेगा। अब देखो ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर की तरफ क्या बचेगा भाई, a माइनस बी बचेगा, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा b माइनस एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब हमें तो इतना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, a माइनस बी। अब आप जानते हो a भी होता है कांस्टेंट, b भी होता है कांस्टेंट, दोनों को माइनस करोगे तो एक और कांस्टेंट। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसके इधर की तरफ हमने किसे क्या कर दिया भाई, a माइनस बी से डिवाइड कर दिया। जैसे ही a माइनस बी आएगा, ये इस a माइनस बी से, बोलो ये इस a माइनस बी से कैंसिल होगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, a माइनस एक्स और क्या मिलेगा भाई, b माइनस एक्स मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, 1/a माइनस बी भी साथ में लिखना चाहिए था। अगर हम ऐसा करते हैं तो बोलो हमारी ट्रिक सफल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं यहां से ये इतना बनेगा, फिर ये इतना सोल्व होकर आएगा, a माइनस बी इस a माइनस बी को कैंसिल कर देगा, तो रिमेनिंग कितना आएगा। अब देखो ये और ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, मतलब ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको जैसे ऐसा लिखा तो ये भी से आइसोलेट हो गया और ये भी आइसोलेट हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए भाई, सेपरेट हो गए। यही तो करना था हमें, इन दोनों वेरिएबल को सेपरेट करना था, जो हमने कर दिया। तो इसकी जगह हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है। चलो भाई कर देते हैं। देन तब ये लो भाई 1/a माइनस बी, 1/b माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स, और ये बाहर की तरफ क्या चलेगा भाई, dx चलेगा, इधर की तरफ क्या चल रहा है, k2, और ये हो गया dt। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लो, 1/a माइनस बी बाहर आ गया। ये इंटीग्रेशन
और इस dx को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर की तरफ, ये हो जाएगा 1/b माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx, ये माइनस, और ये इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई a2 इंटीग्रेशन dt। सही है। अब कर दो भाई इसका समाकलन, ये हो चल रहा है 1/a माइनस b। ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया 1/x। 1/x का जो समाकलन होता है और क्या होता है log x, लेकिन वो बेस किस में लिखा जाता है e में, और केमिस्ट्री में e बेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ln से। तो मैंने क्या कर दिया ln b माइनस एक्स। अब इसको हमने x माना है तो इसका फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, नीचे की तरफ करना पड़ेगा। तो b का 0, ये माइनस, तो माइनस x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये माइनस इधर की तरफ देखो, इसका भी क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स, इसका भी नीचे आके करोगे आप 0 माइनस 1। बोलो हो गया। इधर की तरफ क्या आएगा k2, और ये क्या हो जाएगा t। अब देखो ये कौन सा इंटीग्रेशन है, अनडिफाइंड है, अनिश्चित समाकलन है, तो इसके इधर की तरफ क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, नियतांक लगाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/a माइनस b, और ये क्या हो गया ये माइनस, इसका तो मतलब यहाँ माइनस सोल्व हो गया आएगा, इधर पे भी क्या आएगा माइनस, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस होने से मैंने इसको क्या कर दिया आगे कर दिया। अरे ऐसा कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो मैंने इसको आगे कर दिया, ये टोटल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई पीछे कर दिया। ये हो जाएगा k2 और ये t, और ये क्या हो गया c। अब देखो log m माइनस log n, log m माइनस log n कैसे क्लोज होता है भाई, m अपॉन n से क्लोज होता है, पता है ना फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n क्या हो जाएगा m अपॉन n, तो ये तो हो जाएगा m अपॉन n। बोलो इस तरह से फॉर्मूला क्लोज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके इधर क्या हो गया भाई k2, ये क्या हो गया c। बोलो एकदम सही है कि नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 के बाद में ये कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये आने के बाद में हमारा काम क्या होता है भाई, इस c की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं, वही पुरानी वाली कंडीशन लगाएंगे भाई हम, ठीक है। पुरानी वाली हमें कंडीशन लगानी है, तो फटाफट से कर लो, आएगा भी नहीं है इधर, फटाफट से करो। पहले लिखो इसके अंदर, लिखो भाई इसके अंदर, माना कि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, माना कि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। कर लो भाई, यहां से कहां तक करना है आपको, यहां तक करना है बिल्कुल। आप लोग लिखो सपोज एनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सपोज एनी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन is taking place in following way, taking place in following way, taking place in following way। आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके करना है भाई। लिखो इक्वेशन नंबर 1 के नीचे, उपरोक्त समीकरण द्वितीय कोटि की, उपरोक्त समीकरण द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है, अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। आप लोग भी लिख लो, कंप्लीट कर लो भाई आप पूरा। कहां तक करना है, इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाओ फटाफट। आप लोग लिखो 1 के नीचे, above equation is called, above equation is called
above equation is called differentiated rate equation of second order reaction. Second order reaction. ठीक, यहां तक कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और दो कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या होगा भाई। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लगानी है। चलो भाई कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन लगाते हैं भाई, एट t इज इक्वल टू 0, बताओ t इज इक्वल टू 0 पर x बराबर ऑलवेज क्या होता है 0, देन t बराबर 0 पर x बराबर क्या हो जाएगा 0, तब देखो भाई रख दो इसके अंदर वैल्यू, ये तो क्या आ जाएगा a माइनस बी ही रहेगा। इधर की तरफ क्या चलेगा, जहां जहां x है वहां वहां आप वैल्यू पुट कर दोगे। ये a माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा b माइनस 0 हो जाएगा। इधर की तरफ एक k2 मल्टीप्लाई 0 और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये गया, यहां से a अपॉन b बचेगा। तो अगर हम c की वैल्यू निकालेंगे तो सोल्व होकर कितनी आएगी भाई, a माइनस बी और ये ln a अपॉन बी ऑलो आएगा कि नहीं आएगा। ये c की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहां लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, ठीक, क्या हो जाएगा भाई 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स हो गया। फिर क्या आएगा k2t प्लस 1 अपॉन a माइनस बी और ये ln a अपॉन b, बोलो आया कि नहीं आया। हम यहाँ पर आने के बाद वापस क्या करना, हमें कंसंट्रेशन और टाइम की टर्म को करना। ये सारे के सारे कंसंट्रेशन, ये टाइम की टर्म और एक इसकी कंसंट्रेशन की दोनों साथ के पद है, तो उसको इधर की तरफ लेके आ जाओ। तो देखना ध्यान से, ये हो जाएगा a माइनस बी ln ये a माइनस एक्स, ये हो जाएगा b माइनस एक्स, ये इधर की तरफ आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a माइनस बी और ये हो जाएगा ln a अपॉन b इज इक्वल में क्या हो जाएगा k2 डैश इंटू टी। बोला होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ से जो कॉमन निकलता है उसको आप कॉमन निकाल दो, ये a माइनस बी वापस क्या आ गया कॉमन आ गया और अंदर की तरफ क्या बचा भाई ln a माइनस एक्स और b माइनस एक्स और ये क्या बच जाएगा ln a अपॉन b और इधर की तरफ k2 डैश इंटू टी। अब देखो ln m माइनस ln n, वापस से फॉर्मूला लग रहा है, उसको क्लोज कर दो भाई। देखना ध्यान से, ये ln ये m, ये पूरी की पूरी वैल्यू m और ये पूरी की पूरी वैल्यू n हो जाएगी, a माइनस एक्स और ये हो जाएगा b माइनस एक्स। अब इसके नीचे क्या आएगा, ये तो m अपॉन n आएगा, तो इसको मैंने यहाँ नहीं लिख के क्या कर दिया उल्टा कर दिया, उल्टा। ये a अपॉन b है ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया भाई b अपॉन a। ऐसे करूंगा तो ये देखो ध्यान से, ये इसके अपॉन में होगा, a अपॉन b लिखना चाहिए था मुझे, तो a ऐसे करके क्या आता है यहाँ पे a अपॉन b आता, तो ये रिवर्स करके कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और हमें इक्वेशन सोल्व की क्या मिलेगी, ये मिलेगी।
तो बताओ इतना आया, इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, K2 डैश इंटू टी हो जाएगा। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, K2 डैश की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो यहाँ से K2 डैश की वैल्यू। K2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो ये लो भाई, ये K2 डैश टी को कहाँ भेजना पड़ेगा, इधर की तरफ। ये हो जाएगा 1/t और ये a माइनस बी, ये ln a माइनस एक्स, ये b और इंटू बी माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब देखो ln का मतलब होता है e बेस, और आप जानते हो मैथमेटिक्स में जितनी भी वैल्यूज गिवन होती है वो कभी भी e बेस में गिवन नहीं होती, 10 बेस में गिवन होती है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा 10 में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2.303 से। तो ये t और ये a माइनस बी किस में आ गया भाई, ये log 10 में आ गया। ये हो गया a माइनस एक्स और ये b, और नीचे की तरफ b माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा a। बोलो K2 आ गया, मतलब क्या आ गई, समाकलित वेग समीकरण आ गई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई। इसी को क्या कहोगे आप, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहोगे। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। बोलो समझ में आएगी नहीं आई। पहले तुमने एक इक्वेशन मानी, उसके लिए हमने अवकलित वेग समीकरण निकाली, अवकलित वेग समीकरण को फिर हमने आइसोलेट किया, उसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो इक्वेशन 2 आई। इक्वेशन 2 में मैं सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू वापस पुट कर दी, सोल्व कर लिया। ये देखो सारा हमने सोल्व ही किया है, कुछ नहीं किया। जो पुराने फॉर्मूलाज वगैरह पता थे हमें, उनको रख रखा के हमने सोल्व किया और K2 को सोल्व कर दिया। तो K2 कितना निकल गया भाई, इतना। इसी को क्या कहोगे आप, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, जल्दी कर लो भाई, इक्वेशन 3 तक जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर कर लो। ले लिया होगा आपने या वीडियो पोस्ट कर लो। ठीक, इक्वेशन 3 के नीचे लिखो, उपरोक्त समीकरण समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण समाकलित वेग समीकरण कहलाती है, समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। अगली लाइन से लिखो, यह समीकरण वेग स्थिरांक K2 का, यह समीकरण वेग स्थिरांक K2 का सूत्र है, वेग स्थिरांक K2 का सूत्र है। अगली लाइन से लिखो, यह समीकरण वेग स्थिरांक K2 डैश, वेग स्थिरांक K2 डैश समय तथा अभिकारक की सांद्रता के मध्य, अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध है, अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध है। ठीक है भाई, देखो मैं इतनी सारी लाइनें इस वजह से दिखाता हूं, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन अलग अलग नामों से आता है। कभी वो देगा समाकलित वेग समीकरण लिखो, कभी वो बोल देगा वेग स्थिरांक का सूत्र निकालिए, तो भी आपको ये करना है। और जब वो दे दे कि वेग स्थिरांक में, समय में या सांद्रता में संबंध ज्ञात कीजिए, तो भी आपको यही डेरिवेशन करना है। मतलब 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर। ये लिखने से आप लोगों को ध्यान रहेगा कि भाई इनमें से कोई भी हमें एग्जाम में मिले, हमें यही डेरिवेशन करना है। आ गई बात समझ में। चलो इंग्लिश वाले भी लिख लो फटाफट से। Above equation is called integrated rate equation of second order reaction, integrated rate equation of second order reaction, second order reaction।
अगली लाइन से लिखो, दिस इक्वेशन इज फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट K2 days. दिस इक्वेशन इज फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट K2 days. रेट कांस्टेंट K2 days. अगली लाइन से लिखो, this equation is relation between rate constant, time and concentration of reactant. Rate constant, time and concentration of reactant. डन। देखो भाई यहां तक हमारा हो गया। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। हमने क्या किया था स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन, एक रिएक्शन मानी थी कि ए ने बी से रिएक्शन की और किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन कर लिया। फिर हमने देखा था इसकी कंसंट्रेशन ए थी, इसकी कंसंट्रेशन बी थी। आई बात समझ में। अब देखो मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन कराई थी, एक क्या मैंने बहुत सारी करवाई है आप लोगों को। मैंने आपको एस्टर का जल अपघटन कराया था, मैंने आपको एस्टर लिखा था हमने ऐसे CH3 COO C2H5 और इसका क्या करा दिया था हमने, जल अपघटन। तो मैं इसको मान सकता हूं A और इसको मान सकता हूं B। आपको पता है इस अभिक्रिया में जो जल होता है वह किस में होता है, एक्सेस में होता है, आधिक्य में होता है। और आप जानते हो आधिक्य का मीनिंग क्या होता है कि उसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो भी चीज एक्सेस में होती है उसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान कोई भी चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होने के कारण इसका जो रेट होगा वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल किस पर करेगा, ए पर। तो हमने यहाँ पे किया क्या, एक्सेस का मीनिंग क्या है भाई कि हमने यहाँ पर इस बी की सांद्रता को बहुत ज्यादा कर दिया किसकी तुलना में, ए की तुलना में। अरे यही मीनिंग क्या है इस एक्सेस का कि यहाँ पर हमने जो बी था उसको बहुत ज्यादा कर दिया और ए को हमने बहुत कम कर दिया। मतलब किसी भी एक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके बहुत हायर कर दिया तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। सही है। अगर एक को हम हायर कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो सेकंड वाली होगी वो कम से कम हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो आपको पता है ये जो रिएक्शन है वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया थी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, क्योंकि इसमें बी एक्सेस में था, मोटर एक्सेस में था, तो डिपेंड सिर्फ इस पर कर रहा था। तो कौन सी रिएक्शन बनी थी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनी थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनी थी। कब, जैसे ही हमने बी को आधिक्य में ले लिया। अगर इस रिएक्शन में भी मैं बी को आधिक्य में ले लूं, आधिक्य में मतलब कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर दिया, तो इसे भी क्या बनना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनना चाहिए। अभी ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। जैसे ही मैं एक कंसंट्रेशन को आधिक्य में ले लूं, बी को मैंने आधिक्य में ले लिया, तो इसे सेकेंड से कन्वर्ट होकर क्या आ जाना चाहिए, फर्स्ट में आ जाना चाहिए। द्वितीय कोटि से परिवर्तित होकर कहाँ आनी चाहिए, प्रथम कोटि में। हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं करते, और हमारा मानना सही है क्योंकि हमने आगे ऐसी कंडीशन डिस्कस की है। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर दे, क्या यह भी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाएगी क्या। अब करेंगे क्या हमने ये कंडीशन, जैसे हम इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या ये जो रेट कांस्टेंट है वह प्रथम कोटि अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट बन जाएगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि वास्तव में सेकंड ऑर्डर किसके अंदर बदल गई है, प्रथम में बदल गई है, फर्स्ट में चेंज हो गई है। अब ये सेकंड का है, अगर ये कन्वर्ट हो गई किस में आ जाए, फर्स्ट में, तो हम बोलेंगे कि सेकंड कहाँ चली गई, फर्स्ट में चली गई। चलो करके देख लेते हैं हमारा मानना सही है या गलत है, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा।
बी ग्रेटर देन क्या कर दिया, ए कर दिया। इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखो जो a माइनस बी होगा वो ऑलमोस्ट, b बहुत ज्यादा है a बहुत कम है, तो इस इतनी बड़ी वैल्यू में से छोटी मोटी चीज को माइनस कर दूंगा, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं और इसको लगभग किसके बराबर लिख सकता हूं, माइनस बी के बराबर लिख सकता हूं। बोलो सही है, आई बात समझ में। इधर की तरफ देखो, a माइनस एक्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये a में हमने किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब a माइनस एक्स में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे क्यों लिखे, इससे होगा क्या वो देखना चाहते हैं। उसके बाद देखो b माइनस एक्स, अब b बहुत ज्यादा है, इसमें से थोड़ा सा मान घटा दिया तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, इस b के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें फर्क पड़ा और क्या बन गया, b बन गया। इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दो चीजें बदलेगी, ये बदलकर माइनस बी हो जाएगा और ये बदलकर b हो जाएगा। जरा अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा भाई, k2 डैश बराबर 2.303 और ये t। बताओ यहाँ पर क्या लिखूं, a माइनस बी को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ माइनस बी लिखना पड़ेगा। और ये लोग इधर की तरफ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये भी नहीं बदला और ये बदल कर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और इधर पर क्या चल रहा है, a चल रहा है। ध्यान से देखो, ये b से b कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, k2 डैश और ये 2.303, ये t इंटू माइनस बी। अब देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस एक्स अपॉन ए, बी से भी गया, a माइनस एक्स अपॉन क्या है, a है। मैंने इसको पलट दिया मैंने इसको। जब आप लोग की वैल्यू को पलटते हो तो आगे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये मैंने किया क्यों, इसका भी रीजन है। ये जो माइनस है आपको पता है एक्स्ट्रा माइनस है, ये प्रॉब्लम करेगा हमें, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए थोड़ा सा हमने ट्रिक लगा ली कि इस अंदर वाली वैल्यू को पलट दो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक माइनस जनरेट होगा, पता है ना। ये ऊपर जाएगा तो -1, ये नीचे आएगा तो -1, तो पावर -1 हो जाएगी। उसको हम फॉर्मूले से आगे लाएंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा। अब देखो माइनस माइनस कट गया, मतलब प्लस आ गया। अब हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब देखो ये बी है ना, इसको मैंने इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ सोल्व होकर कितना मिला हमें, इधर की तरफ टी मिला और ये हो गया लोग, और ये क्या हो गया, a अपॉन a माइनस एक्स। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और इधर मल्टीप्लाई में कौन है भाई, b को इधर भेजा तो डिवाइड में था तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आगे क्या होगा, ये लक्ष्य था हमारा। आगे क्या होगा भाई, अब देखो k2 डैश भी कांस्टेंट और b भी क्या होता है, कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन में उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट की तरह बिहेव करती है, प्रारंभिक सांद्रता हमेशा स्थिरांक की तरह व्यवहार करती है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नया कांस्टेंट मिलेगा। अब देखो हमने जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखी थी तो हमने क्या लिखा था, K1 लिखा था। K1 क्या होता है, रेट कांस्टेंट, लेकिन होता क्या है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट। क्या इस नए वाले कांस्टेंट को मैं K1 से रिप्रेजेंट कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना भाई कोई भी कांस्टेंट बना, मैंने उसका नाम दे दिया, क्या दे दिया भाई, मैंने K1 नाम दे दिया। ये क्यों दिया, इसका भी रीजन है हमारे पास। देखो क्या चल रहा है, इतना चल रहा है, ये हो गया a और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। बोलो सही है कि नहीं है। अब हमने इसको केवल ही नाम क्यों दिया, हम कोई नया कांस्टेंट भी तो नाम दे सकते थे, वो हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसको छोड़कर इधर दिमाग लगाया, हमने K1 का फॉर्मूला याद किया। बताओ K1 का फॉर्मूला क्या होता है, T log A अपॉन A माइनस एक्स होता है। हमने K1 का फॉर्मूला याद किया तो हमने पाया कि देखो 2.303 T log A अपॉन एक्स, मतलब ये इधर वाला पार्ट बिल्कुल इधर वाले पार्ट के एकदम डिक्टो है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, एकदम डिक्टो नजर आ रहा है, सेम टू सेम नजर आ रहा है। इन दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है। तो हमने सोचा
जब ये सेम है, जब इसको सोल्व करते हैं तो K1 आता है, तो इसको सोल्व करने पर भी क्या आना चाहिए, नया कांस्टेंट आना चाहिए, और वो नया कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। बात समझ आ रही? इसको सोल्व करने से K1 आता है, तो ये वैल्यू भी तो सेम ही है, तो इसको सोल्व करने से भी क्या आएगा, K1 ही आएगा। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जो नया कांस्टेंट बनाएंगे वो क्या बनेगा, K1 बनेगा। बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो हमने देखा कि ये थी सेकंड ऑर्डर। जैसे ही मैंने कंडीशन लगाई, ये कन्वर्ट होकर किसमें, जो K2 था वह कन्वर्ट किसमें हो गया, K1 में कन्वर्ट हो गया। मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कन्वर्ट हो चुकी है प्रथम कोटि में, सेकंड ऑर्डर जा चुकी है प्रथम कोटि में। तो बताओ हमारा मानना सही था कि नहीं था? अब तक जिस बात को हम केवल ऐसे ही बोल रहे थे कि इसको एक्सेस में ले लिया तो डिपेंड ही नहीं करेगी, और रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, बताओ उसको हमने आज इस डेरिवेशन से प्रूव भी कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। तो इस तरह से अब हमें पता लग गया कि डेफिनेटली अगर किसी भी रिएक्शन में एक आधिक्य में हो तो उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया तो फिर अगली लाइन से लिखो, लिखो अगली लाइन से। उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में किसी एक अभिकारक की सांद्रता को आधिक्य में लेने पर, किसी एक अभिकारक की सांद्रता को आधिक्य में लेने पर, ठीक, पूरा कर लो, यहां से लेकर के यहां तक पूरा कर लो, कंप्लीट कर लो। कैसे करना है भाई, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। इसके नीचे लिखो जो कि प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है, जो कि प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है। अतः किसी एक अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में लेने पर, किसी एक अभिकारक की सांद्रता आधिक्य में लेने पर द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाती है। इसके नीचे लिखो आप लोग, on taking one of reactant in excess, on taking one of reactant in excess। कंप्लीट कर लो पूरा यहां तक, कर लेना भाई। उसके नीचे लिखो which is rate constant of first order reaction, which is rate constant of first order reaction। It means on taking one of the reactant in excess, on taking one of the reactant in excess, in excess, then second order reaction, second order reaction converts into first order reaction, second order reaction converts into first order reaction। ठीक है भाई, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, साथ में द्वितीय कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल शुरू करेंगे भाई। आई बात समझ में? कल हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जाम्पल। तो कल मिलते हैं भाई। कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना।